चलो फिर करें स्टार्ट। ठीक है, तो अब जो एक टॉपिक इसमें लास्ट बचा है वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वॉइस आ रही है ना सभी को क्लियर? यस। सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का देखो मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर मान लो ये कोई एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई पार्टिकल अगर कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में मूव करता जा रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एंड सर्कुलर मोशन भी क्या है, एक टाइप का टू डायमेंशनल मोशन है या फिर मोशन इन अ प्लेन है। बिकॉज इसमें भी क्या होता है, जब मान लो कोई पार्टिकल कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये भी मोशन इन अ प्लेन के अंडर ही आता है, यानी कि मोशन इन टू डायमेंशनल। इसीलिए इसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला जो यहाँ पर टर्म हमको पढ़ना होता है, देखो इसके जो टर्म है बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जैसे ही है। जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर मोशन में भी वैसे ही सेम आपके टर्म्स होते हैं। तो उसी से हम कोरिलेट करके सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर जो टर्म है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब एंगुलर का मतलब क्या होता है, अगर देखो हम कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ जो भी हम टर्म इनिशियली लगाएंगे वो एंगुलर होंगे, मतलब किसी एक एंगल पे। क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली हमारा एंगल चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू हमारी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो मान लो ये सर्कल है, अब ये सर्कल अच्छे से नहीं बना, इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल में क्या है कि मतलब आप जब देखोगे, ये सर्कल का मान लो अगर मैंने सेंटर यहाँ पर ओ ले लिया। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो मैंने ओ मान लिया, और यहां से एक पॉइंट जो है मैंने यहां तक खींचा, तो ये पॉइंट सपोज मैंने ए ले लिया। तो ये जो सर्कल का होगा कंपोनेंट, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं सर्कल की। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि ए पॉइंट से कोई पार्टिकल मूव करना चालू करता है इधर की तरफ, और यहां मान लो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ए से बी पॉइंट तक अगर उसने सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया है, और इसमें मान लो उसने जो एंगल यहां पर, मतलब अगर मैं बी को ओ से ज्वाइन कर देता हूं तो यहां पर सपोज अगर मेरे को एंगल थीटा मिलता है। ठीक है, तो ये जो थीटा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपका यहां पर एंगल चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या करा, ए से बी की तरफ आप देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये आपके एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसमें हमने थीटा लिया है, अगर हम नीचे की तरफ लेते बी पॉइंट को तो वो हमारा माइनस थीटा हो जाता, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट लेते हैं। तो ये भी चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी जो यहां पर है वही क्या है आपका, थीटा है, और वही क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, हमारी जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो डिग्रीज में आपको कभी भी नहीं लेना है, अगर डिग्री में दिया है न्यूमेरिकल में तो आप क्या करोगे, उसको रेडियन में चेंज कर लोगे। अब चेंज कैसे करते हैं इसकी बात हम अपने मैथमेटिकल वाले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो ऐसा यूनिट जो है वो आपकी रेडियन है। तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर मेजर करना होता है वो आपको यहाँ पर रेडियन में मेजर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका
वो है पार्ट जो है वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली जैसे नाम से समझ आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, और उसको आप डिवाइड कर दोगे टाइम से। यानी कि कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतने उसने कितना ट्रैवल किया, वो चीज उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है। और ये चीज आपने अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी देखी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो उसी से रिलेट करके आप एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर सकते हो। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो यहाँ पर हम एक लेटर से शो करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। डब्ल्यू है, डब्ल्यू के ऊपर वाले जो आपको लेग्स दिख रहे हैं उसको थोड़ा सा बेंड कर दो, ओमेगा बन जाता है। ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हम पढ़ के आए, थीटा में डिनोट करते हैं, और टाइम आपका टी से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। थीटा की यूनिट आपको पता है क्या होती है भाई, रेडियन होती है, अभी हमने पढ़ी है। और टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की, वो रेडियन पर सेकेंड होती है। ठीक है। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। क्या यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? नो सर। सर। नो सर। सर। ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद अब हम जाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है। ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे हम वहां पर पढ़ते थे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो मैं इसके यहां पर डेफिनेशन भी लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो बस ये चीज होती है, वहां से जो डेफिनेशन आपकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, उसको सेम आप अप्लाई कर सकते हो इसके एज पर जो भी इसके टर्म्स है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका डेल्टा डब्ल्यू बाई टी। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। जैसे वहां पर क्या होता था, ए इज इक्वल टू डेल वी बाई टी होता था, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, v2 माइनस वी वन अपॉन टू, या v माइनस यू बाई टी भी लिखते थे। तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू भी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अब मुझे कोई इसकी यूनिट बता सकता है, जैसे एक्सेलरेशन की, लीनियर एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी, तो यहाँ पर अल्फा की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। जैसे वहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी, यहाँ पर आपकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और ये कैसे निकली ये भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये जो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई है, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, रेडियन पर सेकंड होती है। और नीचे 1/t है, यानी कि 1/सेकंड है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी ऐसा यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन की। क्लियर है? तो ये हो गई। और उसके बाद जो है, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और टर्म हम पढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, जो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना, वन डायमेंशन में, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो वो एक लाइन में होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इस वजह से हम उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन बोल देते हैं।
और यहां पर हम सर्कुलर मोशन में उसी चीज को लीनियर को चेंज करके क्या बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं लीनियर और एंगुलर में। लीनियर मतलब आप एक लाइन में जो मोशन को पढ़ रहे हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले टर्म्स, और एंगुलर मतलब आप एक किसी एंगल को चेंज करते हो, यानी कि सर्कुलर मोशन में जब आप पढ़ रहे हो किसी चीज को, तब वहां पर टर्म जो आप यूज करोगे प्रीफिक्स उसके लिए एंगुलर करोगे। अब यहाँ पर एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड का मतलब देखो यहां पर क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, तो मूव करने में उसको इनिशियल पॉइंट से जब वो स्टार्ट होता है वापस उसको इनिशियल पॉइंट आने में, यानी कि एक पूरा चक्कर जब वो लगा लेगा, एक रेवोल्यूशन लगा लेगा, तो उस रेवोल्यूशन में लगाने के लिए उसको कितना पूरा टाइम लगा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक चीज ये पता है कि भाई अभी हम पढ़ के आए कि ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है वो थीटा बाई टी होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ये होता है। तो अगर हमें यहाँ पर टाइम निकालना है तो टाइम के लिए हम ये क्या कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है कंप्लीट वन रेवोल्यूशन के लिए, जिसको हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो टी की जगह ये जो स्मॉल टी है इसको मैं बना देता हूं कैपिटल टी, और थीटा जो है वो अब यहां पर कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। 2 पाई क्यों हो गया, क्योंकि भाई सर्कुलर मोशन में मान लो यहां से उसने ए पॉइंट से चक्कर लगाना स्टार्ट किया, और ए पॉइंट से चक्कर लगाते हुए वापस इसी ए पॉइंट पर आ जाएगा, तो यहां पर ये जो एंगल पूरा कंप्लीट होगा कितना हो गया, 360 डिग्री, और 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई हो गई और नीचे ओमेगा रहेगा। तो एक रिलेशन हमें ये वाला में मिल जाता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसको भी हम कई जगह यूज करते हैं, आगे जब आप पढ़ोगे ना इलेक्ट्रिसिटी वाले जो चैप्टर हैं उन सब में भी कई जगह पर ये फ्रीक्वेंसी वगैरह में ये टर्म काफी यूज होता है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये रिलेशन यहां से आता है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज क्या पता लग रही है कि भाई अगर आपका ओमेगा ज्यादा होगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो टाइम पीरियड कम होगा। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब भाई अगर गोल घूमने की उसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, तो चक्कर वो जो है जल्दी घूमेगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। तो टाइम पीरियड कम होगा अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां से ये आपको कंक्लूजन मिल सकता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहां पर एक और नेक्स्ट टर्म है जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि कोई चीज कितनी बार हो रही है किसी यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम की बात आप कर सकते हो, जैसे 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, जो भी आप टाइम ले रहे हो वो यूनिट टाइम होना चाहिए। तो हम ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो हम यही बोलेंगे कि भाई 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है। तो हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करेंगे कि भाई 1 सेकंड में कितना सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये चीज बात करेंगे। तो यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ठीक है इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर कितने कंप्लीट हो रहे होंगे सर्कुलर मोशन के, उसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भाई एक रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लग रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी आप जो निकाल सकते हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये 1/t, क्योंकि t जो है वो बेसिकली क्या है कि टाइम पीरियड कितना लग रहा है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में। ठीक है, तो उसका जस्ट अगर अपोजिट कर दो, फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो 1/t कर दो, यानी कि टाइम आपको जो है 1 सेकंड टाइम में जो है कितने टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे होंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो f इज इक्वल टू 1/t, ये आपको याद रखना है। और अभी हम t की वैल्यू पढ़ के आए हैं जो कि 2 पाई बाई ओमेगा होती है। तो 1 अपॉन, अगर मैं t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पर रख देता हूँ,
तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मेरे को, ओमेगा बाई 2 पाई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिल जाता है, ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज ही बस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि टाइम पीरियड की जो यूनिट थी वो हमने नहीं लिखी यहाँ पर। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी भाई? कोई बताएगा? बोलो भाई, टाइम पीरियड कोई टाइम ही तो होगा ना, तो उसकी यूनिट तो सेकंड ही होगी ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये तो। और यहां से भी अगर निकालोगे तो 2 पाई आपका रेडियन में है और ओमेगा आपका रेडियन पर सेकंड में है, तो रेडियन रेडियन कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड बचेगा आपके पास ऊपर जाके, तो बस सेकंड हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एफ, ये जो आपका था, तो फ्रीक्वेंसी की अभी जैसे मैंने आपको ये टाइम पीरियड की यूनिट बताई क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई, 1/सेकंड हो जाएगी, जिसको हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। और इसी सेकंड इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं। तो 1 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, ये चीज भी ध्यान रखना। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है या पर सेकंड होती है। यानी कि अगर आप किसी को बता रहे हो कि भाई अगर कोई फैन रोटेट कर रहा है, अगर कोई पंखा चल रहा है, तो पंखा रोटेट होने की जो मतलब रेवोल्यूशन की स्पीड अगर मान लो आप बता रहे हो कि भाई ये 1 सेकंड में 5 चक्कर लेता है, तो आप क्या बोलोगे कि 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, या 5 हर्ट्ज बोल सकते हो उसको। तो मतलब 5 चक्कर वो 1 सेकंड में लगा रहा है। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हो, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरीके से आप यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हो। तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या पढ़ते थे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर उसी चीज को क्या बोल दोगे, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोल दोगे, अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस सिंपल सा ये। ठीक है, तो ये आपके हो गए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है, हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी देखो हमने सर्कुलर मोशन अलग तरीके से पढ़ लिया, और हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन भी अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो अब हम लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में रिलेशन बिठाएंगे कि ये दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके डेरिवेशन पे हमको नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, बस मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो वो चीजें आप थोड़ा ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीनियर और यहाँ लिखता हूँ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट मान लो पैरामीटर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारा फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लीनियर के केस में यहाँ पर जो होता है,
वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थीटा, सॉरी लीनियर के केस में नहीं, लीनियर के केस में जो होता है वो हमारी लेंथ होती है, मतलब वो आपको पता ही होगा भाई, लीनियर के केस में हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं या डिस्टेंस को करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को करते हैं, तो वो लेंथ होती है। और यहाँ पर हमारा सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे आप चाहो तो एस लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करते हो, तो वो मैंने लिख दिया। दूसरा मान लो हमने जो वेलोसिटी की यहाँ पर बात करी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो लीनियर मोशन में होती है, लीनियर वेलोसिटी, वो आपका v होता है, और v का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर सर्कुलर मोशन के केस में हमने क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी ओमेगा, और ये जो होता है आपका क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, यानी कि v के बीच में और ओमेगा के बीच में जो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। ठीक है, अब ये आता कैसे, इस पे हमको फोकस नहीं करना। अगर आपको चेक करना हो कि आता कैसे, तो आप डेरिवेशन देख लेना, आपकी बुक में दिया होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो अभी तीसरा हमने टर्म पढ़ा था, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका डेल वी बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन होता था अल्फा, ये आपका होता था डेल ओमेगा बाई टी। तो अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है, वो होता है आपका a इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा। जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, उसी तरीके से a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो ये रिलेशन पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स भी देख लो, अच्छे से समझ लो ये होता क्या है। तो देखो, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, तो ये मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो इसके अंदर की तरफ जो इधर फोर्स लग रहा होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक बाहर की तरफ भी इधर फोर्स लग रहा होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपका होता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप पार्टिकल का सेंट्रीपिटल फोर्स देख रहे हो, तो उसकी जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी वो हमेशा किधर होगी, सेंटर की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम में पहले पूछा गया है कि भाई जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है। तो ऑप्शंस होंगे जैसे कि अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, या टेंजेंशियल होती है, ठीक है, या फिर इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो जो भी है, तो आपको यह याद रखना है कि इसका जो सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है सर्कुलर पाथ का, वहां पर डायरेक्टेड होती है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो होता है आपका एम वी स्क्वायर बाय आर। आर आपकी रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर हो गई। और यहां से जब आप एक चीज ये देखोगे, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर होती है, क्योंकि आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा है, मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है वी स्क्वायर बाय आर। तो ये भी ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। और एक और रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हो, अगर इस वैल्यू में मैं क्या कर दूं, ये जो एम वी स्क्वायर बाय आर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें अगर मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा डाल देता हूँ, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो आर ओमेगा मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, नीचे भी एक आर कर देता हूँ, तो यहाँ से जो मेरे को मिलेगा रिजल्ट वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिला, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में जो होती है वो होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सर ये v की जगह पे r ओमेगा होल स्क्वायर कैसे आया, एक बार बता दीजिए। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये देखो लीनियर वेलोसिटी और ये सर्कुलर मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये वाला रिलेशन। ओके सर। तो बस यही मैंने वहां पर फिट कर दिया v की जगह पे। तो ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले हो गए, एक लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में और एक आपका एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि भाई सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हर मोमेंट पे होता है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कब होता है, जब भी बॉडी की या तो वेलोसिटी में चेंज है या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज है, तब आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसके हर पॉइंट पे जैसे जैसे वो मूव करती है डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो डायरेक्शन जब चेंज होती रहती है तो चेंज होने का मतलब ये है कि वहां पर बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। वो एक्सेलरेशन जरूर होगा, भले ही आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी बॉडी में दो वजह से आता है, या तो उसकी स्पीड में चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी, एटलीस्ट कम से कम एक चीज भी चेंज हो रही होगी तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में कभी भी आप अगर पार्टिकल की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे शो करते हो तो वो आप टेंजेंट से शो करते हो। टेंजेंट मतलब इस तरीके से, यहाँ पर मान लो पार्टिकल आगे मूव करते हुए तो टेंजेंट इस तरीके से होगा, यहाँ पर आ गया तो टेंजेंट इस तरीके से होगा, यहाँ पर आ गया तो टेंजेंट इस तरीके से होगा। ये टेंजेंट बेसिकली होता क्या है कि जब आप ये सर्कुलर जो सर्कुलर मोशन में जो ये बॉडी मूव कर रही है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इसको जब आप यहाँ से सेंटर से मिलाओगे तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन जारी होगी उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। और इसी टेंजेंट से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन के बारे में सारी कहानी। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हाँ, देखो दो और रिलेशन होते हैं, वैसे तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में थे, अब नई वाली में से हटा दिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। बस ये रिलेशन है, इनको थोड़ा सा याद रखना। पहला रिलेशन ये है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार with which it can take turn in a circular path। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब भी कोई गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी जब हम चलाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी जैसे ही मोड़ आता है तो मोड़ पर हमको स्पीड अपनी कम करनी पड़ती है गाड़ी की। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जैसे मान लो ये कोई गाड़ी, मतलब ये कोई रोड है, ये रोड इस तरीके से मुड़ जाती है आगे जाके। ठीक है, तो ये रोड जब इस तरीके से मुड़ जाती है तो अपनी गाड़ी को आप इस तरीके से लेके जा रहे हो, लेकिन आप जैसे ही इस मोड़ पे आओगे, इस मोड़ पे आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। और अगर आप स्पीड कम नहीं करोगे तो आप इधर को निकल जाओगे और इधर शायद खाई हो सकती है। तो जैसे ही मोड़ पे आप जाते हो, आपने देखा होगा, कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, तो गाड़ी की स्पीड जो हल्की हो जाती है। बस में देखा होगा, बस जब चलती है तो मोड़ जैसे ही आता है उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, ताकि गाड़ी की जो मतलब वेलोसिटी है, क्योंकि आपको पता है भाई फर्स्ट लॉ से इनर्शिया मेंटेन रहता है। तो गाड़ी अगर सीधी स्पीड में चल रही है, सीधी डायरेक्शन में चल रही है, तो वो यही चाहेगी कि वो सीधी स्पीड में चलती रहे, लेकिन अगर उसको मोड़ना है तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी, उस पर फोर्स कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक रिलेशन बनता है कि भाई जब भी आप सर्कुलर पाथ पे किसी गाड़ी को मोड़ रहे हो तो उस मोड़ पे आप मैक्सिमम उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रख सकते हो, उसके लिए एक रिलेशन होता है। और वो जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये रिलेशन है, इसको याद रख लेना बस। अब इसमें v क्या होता है, ये v आपकी वेलोसिटी हो गई, जिस वेलोसिटी से आप मैक्सिमम जो है सर्कुलर पाथ पे टर्न ले सकते हो। म्यू जो है ये आपका क्या होता है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है। म्यू जो होता है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रिक्शन वाला टॉपिक, तो उसमें समझ आ जाएगा। और यहाँ पर जी जो है वो आपको पता ही है, ये क्या है, जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही वाला 9.8। और आर जो है वो इस, ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है इसकी रेडियस है, इसके सेंटर से, ये आर है।
ठीक है। तो अंडर रूट म्यू आर जी, ये आपकी, अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई एक गाड़ी है, ठीक है, और उसका जो है मतलब जो आर वो टर्न ले रहा है, उस टर्न की जो रेडियस है वो आपको दे दी गई और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया, तो अब बताओ ये जो गाड़ी है ये मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से उस कर्व पे चल सकती है, ठीक है, सो दैट कि वो अनबैलेंस होके कहीं गाड़ी खाई में ना गिर जाए, तो उससे बचते हुए मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी पे वो जा सकती है, तो वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। ये सर्कुलर मोशन का ही टॉपिक है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है उस पर हमको ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी जब मोड़ होता है कहीं हाईवे पे, देखना कभी मोड़ होता है तो मोड़ पे साइड से, मतलब जैसे आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो लेफ्ट साइड की रोड थोड़ी सी उठी हुई होती है, मतलब रोड जो होगी कुछ इस तरीके से होगी, ये लेफ्ट साइड में इधर को थोड़ी सी उठी हुई होगी और नीचे को थोड़ी सी इधर, मतलब इधर की साइड टेपर टाइप का होता है, स्लोप टाइप का होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप टाइप का होता है। तो इस फिनोमिना को या जो ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। मोड़ पे क्या है, हम रोड को जिस तरफ रोड जा रही होती है, मान लो आगे की तरफ जा रही है, तो हमेशा क्या करते हैं, जिस तरफ भी हमको मोड़ काटना है गाड़ी का, उसमें जो लेफ्ट वाली साइड होती है वहां से रोड उठी हुई होती है, ठीक है। तो वो जो रोड उठी हुई होती है उसे हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये यहां से जो एक रिलेशन है वो बैंकिंग ऑफ रोड का एक रिलेशन आता है थीटा के लिए, यानी कि वो जो एंगल है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मतलब फॉर्मूला आता है वो आता है आपका v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, कि भाई ये जो बैंक्ड रोड होती है, मतलब थीटा एंगल से उस रोड को साइड से उठाया गया है, एलिवेट किया गया है, तो वो आपका थीटा एंगल हो गया, टेन थीटा आप उससे निकाल सकते हो, आर आपका क्या हो गया, उस सर्कुलर जो कर्व है उसकी रेडियस हो गई, और जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस वाली बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम जो वेलोसिटी है गाड़ी की वो कितनी हो सकती है, वो ये टर्म बताता है, ठीक है। तो ये v जो है ये क्या आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ बैंक्ड road that can be attained, ठीक है, विदाउट एक्सीडेंट, या मतलब बोल सकते हो कि सीधे सीधे ना चली जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका उस वाली के लिए। तो ऊपर जो हमने ये रिलेशन पढ़ा वेलोसिटी का म्यू आर जी, ये वाला था आपका नॉन बैंक्ड रोड के लिए, मतलब इसमें क्या है, रोड बिल्कुल फ्लैट है, साइड से उठी हुई नहीं है, और लेकिन क्या है, रोड उठानी जरूरी होती है, बिकॉज वो क्या है, रोड जब हम उठा देते हैं तो हमें उसका एक फायदा ये मिल जाता है कि हम तेज स्पीड से भी ले जा सकते हैं। तो जब आप रोड को बिल्कुल फ्लैट रखोगे तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो कम आएगी, लेकिन जब आप रोड में क्या डाल दोगे, एंगल डाल दोगे थीटा, ठीक है, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी जो बढ़ जाएगी, यानी कि अगर कोई रोड पे कर्व आ जाता है, मोड़ आ जाता है, तो वो मोड़ अगर साइड से उठा हुआ होगा, लेफ्ट साइड से उठा होगा, क्योंकि राइट साइड अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हो तो लेफ्ट साइड से अगर वो मोड़ उठा हुआ होगा तो आप तेज स्पीड से ले जा पाओगे इन कंपैरिजन अगर वो फ्लैट रोड होती। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये रिलेशन बस यहाँ पर याद रखना, बैंक रोड वाला और नॉन बैंक रोड वाला, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। को कोई डाउट है इसमें, है तो अभी पूछ लो फिर। ठीक है फिर, नहीं है डाउट तो ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। तो यहाँ पर जो है इसको अपना रिवाइज कर लेना, और बाकी जिसका बैकलॉग है, जिसने लेक्चर नहीं कंप्लीट करे वो आज कर लो, संडे है। संडे क्या, वैसे रोज ही संडे रहता है कुछ लोगों का तो, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो जिसके पास अभी काम वगैरह था या जो नहीं कर पाया था, तो आज अगर आप फ्री हो तो सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेना। बाकी मैं इसकी एक वर्कशीट भेजूंगा जो आपको कल क्लास से पहले पहले करनी होगी, ठीक है। तो अभी मैं भेज दूंगा 2-3 घंटे बाद आराम से, तो शाम को कर लेना उसको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कल, फिर इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में इतना ही काफी है, बस और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा कल, ठीक है। तो यहीं पर खत्म करते हैं क्लास, बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव।
ठीक है, सर बाय बाय। इवनिंग में क्लास कब से होगी? क्या चीज? क्लास कब से होगी? क्या समझ नहीं आता, सही से बोलो। क्या कह रहे हो आरती, बताओ। इवनिंग में क्लास होगी, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है। अभी इस मंथ में तो नहीं होगी, जनवरी से ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पे एग्जाम्स हैं। बाकी रिवीजन करते रहो अपना, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है फिर, हाँ। ओके, बाय बाय।